हेलो गाइस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एनटीपीसी का जो मेंस का एग्ज़ाम है उसका डेट काफ़ी नज़दीक है। लेवल 6 और लेवल 4 के एग्ज़ाम का डेट आ चुका है जो कि 9 मई और 10 मई को होने वाला है। तो उसी के मद्देनज़र हम एनटीपीसी 2019 का जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था? 28 दिसंबर से। और जितने भी शिफ्ट में ये टोटल एग्ज़ाम हुआ, हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन का डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे। किसका किसका? तो सामान्य विज्ञान और जो सामान्य अध्ययन है उसका। ठीक है, तो आज हम 28 दिसंबर 2020 के शिफ्ट सेकेंड का जो पेपर था हम उसको डिटेल में डिस्कस कर देंगे। तो इसके बाद यदि टाइम बचेगा तो हम लोग शिफ्ट थर्ड, शिफ्ट फोर, आज हम टोटल 3 शिफ्ट के एग्ज़ाम पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, कब का है ये? 28 दिसंबर 2012 का 2020 का शिफ्ट टू। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, का हिस्सा नहीं है? तो सहायक मेमोरी जो होता है, जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो हमारा क्या होता है कंप्यूटर में, वो फिक्स परमानेंट होता है। ठीक है, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है, एक्सटर्नली उसको कनेक्ट किया जाता है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, मैग्नेटिक डिस्क, जो मैग्नेटिक टेप है, ठीक है, ये हमारा क्या है? सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है। फ्लॉपी डिस्क भी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है। ठीक है, पी रोम भी जो है ये भी हमारा क्या है? प्राइमरी ये तो जो सी डी रोम है, ये भी सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क रोम जो है, ये भी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है। लेकिन जो पी रोम है, ठीक है, पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो है सहायक मेमोरी का हिस्सा नहीं है, बल्कि प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन आते हैं? तो एक रैम आता है और एक क्या होता है? रोम आता है। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? पी रोम। पी रोम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है वो। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? तो भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा कौन सा है? तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि किसके सहयोग से एस्टेब्लिश किया गया था? यूएसए के सहयोग से। ठीक है, कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, कौन अदिश राशि है? इनमें से कौन जो है ये अदिश राशि है? अदिश राशि एक होता है सदिश राशि, मतलब वेक्टर, और एक होता है स्केलर। तो सदिश का मतलब क्या हो गया? उसमें क्वांटिटी भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। लेकिन अदिश राशि में केवल उसका मैग्नीट्यूड होगा, क्वांटिटी मतलब होगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो बताइए कौन जो है वो अदिश राशि है? तो संवेग मतलब क्या होता है? मोमेंटम। ये जो है मोमेंटम क्या होता है? फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv। ठीक है, तो v क्या है? वेलोसिटी। ये तो सदिश राशि है, तो ये p भी क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे बल फोर्स भी जो है डायरेक्शन में लगता है। 5 न्यूटन यदि आप बोल दोगे तो किधर फोर्स लग रहा है ये तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन 5 न्यूटन आई डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में यदि बोल दिए तो पता चल रहा है कि एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन मास जो होता है वो क्या होता है? अदिश राशि होता है। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल है हमारा। नेक्स्ट क्या है? किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो चलिए, होता है बॉयल्स लॉ। ठीक है, कौन सा लॉ होता है? बॉयल्स लॉ होता है। इसमें क्या होता है? यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी वी इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो मतलब क्या है कि भी बढ़ेगा तो पी बढ़ेगा तो भी घटेगा। जस्ट मतलब व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्स रिलेशन होता है दोनों में। तो कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? तो देखिए, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का हेड पार्ट होता है। ब्लड जो सर्कुलेट करता है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं इसको। और धमनियाँ और सिराएं जो होती है, ये ब्लड को ले जाने का और ले आने का काम करती हैं। ठीक है, तो इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है वो क्या है? तो वो है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट सवाल देखिए, कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो मेमोरी है उसमें डेटा कुछ स्टोर्ड है, उससे क्या करना है? उसको बाहर निकालना है।
तो आउटपुट हमें देखना है, ठीक है। आउटपुट दो टाइप का होता है, कितने प्रकार का? दो। एक होता है सॉफ्ट आउटपुट और एक होता है हार्ड आउटपुट, ठीक है। कितना? सॉफ्ट और हार्ड आउटपुट। सॉफ्ट आउटपुट कौन होता है? जो हम मॉनिटर में देखते हैं। और हार्ड आउटपुट जो प्रिंटर से निकलता है वो हो गया क्या? हार्ड आउटपुट। और ये हो गया मॉनिटर, जो हम देख सकते हैं, जिसको टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए, जो स्टोर डेटा है, या तो हम उसको प्रिंट करके निकाल देख सकते हैं, या तो फिर मॉनिटर में देख सकते हैं। तो किसके, उसको क्या कहते हैं? आउटपुट प्रोसेस कहते हैं। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी समझ में आ रहा है? तो टैक्सोनॉमी का मतलब वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का जनक किसको कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। किसको? कार्ल लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो होता है, जिसके लिए जिसकी खोज किसने किया था? तो ये खोज किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अब नेक्स्ट, भाभा मतलब बार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में एक जगह है ट्राम्बे, ठीक है। तो वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है बार्क का। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? NIU क्या है? NIU, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट है, सेब से संबंधित रोग कौन सा होता है? जैसे देखिए, इसमें 4 रोग दिया हुआ है। टीका रोग किसमें होता है? मूंगफली में, ठीक है। रेड रस्ट जो होता है वो गन्ना में होता है। और जो सेब में होता है बीमारी, वो होता है फायर ब्लाइट। कौन सा रोग होता है? फायर ब्लाइट रोग। अब यहाँ से चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं। लाइकन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, लाइकन। तो लाइकन क्या होता है? शैवाल और कवक, शैवाल प्लस कवक के बीच का सिम्बायोटिक रिलेशन, सहभोजी रिलेशन होता है, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशन दोनों में रहते हैं, तो उसी को लाइकन कहते हैं। और ये लाइकन हमें क्या डिसाइड करता है, किस चीज़ का इंडिकेटर होता है? तो वायु प्रदूषण का इंडिकेटर होता है। यदि एयर में लाइकन की संख्या मतलब मात्रा ज़्यादा है, तो मतलब जो एयर है वो शुद्ध है। लेकिन यदि लाइकन की मात्रा कम है, मतलब जो वहाँ का एयर है वो क्या हो चुका है? प्रदूषित हो चुका है, इम्प्योर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो ब्रिटिश भारत में हम लोग जानते हैं कि स्टुटगार्ट में 1916 ईस्वी में मैडम भिखाजी कामा जो थी, वो जर्मनी में अभी जो हम लोग का तिरंगा है उसको सबसे पहले बार वहाँ पे फहराई थी, ठीक है। वहाँ से चुरा करके कौन लाया था इंडिया? तो वहाँ से ये चुरा के लाया था कौन? इंदुलाल याग्निक जो है वो जर्मनी से उसको चुरा के लाया था। नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्य जो हमारा मूल संविधान था उसमें ये शामिल नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया था संविधान संशोधन के तहत। और वो संविधान संशोधन था कौन सा? वो संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। और कौन सी समिति के सिफारिश पे? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो इसमें से कौन सा पुरस्कार है जो केवल संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और कलाकारी के लिए नहीं दिया जाता है, एक्टिंग सब के लिए नहीं दिया जाता है? तो वो है ग्रैमी अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? ग्रैमी अवार्ड, जो केवल संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं कि 1867 ईस्वी में देश की राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने का कोशिश किया था और प्रति व्यक्ति आय भी कैलकुलेट किए थे। कौन? दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी को हम ग्रैंड वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? हम लोग को जो सतह दिखता है, ठीक है, वो चमकता हुआ सतह, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जो चमकता हुआ सतह होता है उसको हम लोग कहते हैं फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। नेक्स्ट सवाल है, मोपला विद्रोह, जिसका कि अभी पिछले साल क्या मनाया गया? शताब्दी वर्ष मनाया गया, उसका 100 साल पूरे हो गए। तो ये जो मोपला विद्रोह हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो मालाबार तट कहाँ पे? केरला में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1921-22 में। तो इसके 100 साल इसको पूरे हो चुके हैं मोपला विद्रोह के। नेक्स्ट सवाल है, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? तो एक था इंद्रधनुष
जो टीकाकरण के लिए शुरू हुआ था, और एक था इंद्रधनुष जो है बैंकिंग सुधार के लिए था। तो ये जो इंद्रधनुष है निजी क्षेत्र के बैंकों के पुनरुद्धार करने के लिए, ये बैंकिंग सुधार से संबंधित था, मतलब जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं उनका पुनरुद्धार करने के लिए ये इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम शुरू किया गया था। एन जो है वो किस देश की मुद्रा है, तो जापान की, और जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो है। कहाँ है, टोक्यो। मालदीव की राजधानी माले है। चलिए नेक्स्ट, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। ईस्ट इंडिया का मतलब जो प्लासी का युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1757 में। कौन लड़ा था, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव, और इधर से कौन था, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो था मीर जाफर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है सिराजुद्दौला। मीर जाफर जो है वो घूस खा गया था, इसको लालच आ गया, क्योंकि अंग्रेजों ने लालच दिया कि तुम आराम से हार स्वीकार कर लेना, हम तुमको बंगाल का क्या कर देंगे, राजा बना देंगे। और ये क्या कर देता है, क्योंकि मीर जाफर जो होता है सिराजुद्दौला का सेनापति होता है, और ये अंग्रेजों के सामने क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है, सैनिकों को लड़ने की अनुमति ही नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है वो है, क्या है नेक्स्ट सवाल, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। तो 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अभी तक किसने किया है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स की जो 5 बार मेजबानी किया है वो है इंग्लैंड। कौन है, इंग्लैंड। चलिए तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है। तो साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। कब इस्टेब्लिश हुआ था ये अकेडमी, 1954 में, और 1954 से ही साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 22 भाषाएं जो है वो भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में शामिल है। बाकी 2 भाषाएं जो कि अंग्रेजी और राजस्थानी है भारतीय संविधान में शामिल नहीं है, फिर भी इन दोनों भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है। बोलिए, प्रसिद्ध जो गोल गुंबद है वो कहाँ स्थित है, तो गोलकुंडा तरफ है, और ये है कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, और जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी, नाइटहुड उपाधि, जो कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो चलिए आप लोग बताइए कि उस टाइम जो वायसराय थे, भारत के वायसराय कौन थे। तो उस टाइम वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लेकिन वहाँ पे गोली चलाने का आदेश कौन दिया था, तो लेफ्टिनेंट जनरल कौन था, वो जनरल डायर था, और उन्होंने ही क्या किया था, गोली चलाने का आदेश दिया था। चलिए एक सवाल यहाँ पे छूट गया था हमारा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है। तो हम लोग जानते हैं टिहरी परियोजना। ठीक है, और ये भी बिहार एसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये टिहरी परियोजना के बारे में पूछा था कि किस नदी के संगम पर है, मतलब किन 2 नदियों के संगम पर है। तो 2 नदियाँ हैं, भागीरथी और भीलगंगा। ठीक है, भीलगंगा के संगम पर है, और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्या, निम्नलिखित में से उर्वरक क्रांति में कौन सा रंग इससे संबंधित होता है। तो जो फर्टिलाइजर्स रेवोल्यूशन होता है वो फर्टिलाइजर्स किस कलर के होते हैं, तो ब्राउन कलर के। तो इससे जो फर्टिलाइजर से संबंधित क्रांति होता है वो होता है भूरी क्रांति। नेक्स्ट है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहते हैं। तो जहाँ पे जीवन मौजूद है, जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, तो ये तीनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ये हो गया स्थल मंडल, ये जल मंडल, और ये हो गया वायुमंडल। और तीनों का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। और यहीं पे क्या होता है, जीवन होता है। क्या होता है, जीवन होता है। तो इसको हम कहते हैं जैव मंडल। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है। तो विधान परिषद कहाँ कहाँ है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक इधर से देखते हैं, नीचे से साउथ की तरफ से कर्नाटक, ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यूपी, और
बिहार। तो ये टोटल कितने राज्य हो गए? 6 राज्य जहाँ पे विधान परिषद है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहाँ पे विधान परिषद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके टोटल जो 6 अंग हैं, उसमें से एक अंग जो है उसका मुख्यालय केवल न्यूयॉर्क में नहीं है, बाकी हर एक अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। तो वो अंग कौन सा है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। अब नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं जीएनपी से, एनएनपी निकालते हैं जीएनपी से, माइनस जो डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को आप यदि जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आप यदि डेप्रिसिएशन की वैल्यू घटा देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? एनएनपी। और यही जो एनएनपी होता है इसी को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक। तो चलिए कौन सा इसका देखते हैं, ऑप्शन कौन सा सही है? एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने किया था? तो भारत में जो संविधान सभा का विचार पहली बार आया था वो किसके माइंड में आया था? चलिए आप लोग कमेंट करके इसका सही जवाब बताइए। इसका एम एन रॉय। क्या नाम था? एम एन रॉय। इन्हीं के माइंड में पहली बार संविधान सभा का विचार पहली बार आया था। किनके माइंड में? एम एन रॉय, हमें याद रखिएगा। ठीक है, बी एन राव के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि जो ओरिजिनल संविधान की कॉपी है वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो बी एन राव के द्वारा ही संविधान की ओरिजिनल कॉपी लिखी गई थी। ठीक है, अपने हाथों से। नेक्स्ट सवाल जो है, इनमें से कौन संतूर वादक है? तो संतूर वादक आप लोग बताइए। तो संतूर कौन बजाते थे? तो संतूर बजाते थे शिव कुमार शर्मा। कौन बजाते थे? शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर बजाया करते थे। नेक्स्ट सवाल जो है, 49वीं समांतर रेखा किन किन देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो 49वीं जो समांतर रेखा है, एक होती है 38वीं समांतर रेखा और एक होती है 49वीं समांतर रेखा। तो 49वीं समांतर रेखा नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में होता है, जबकि 38वीं समांतर रेखा यूएसए एंड कनाडा के बीच में होता है। ठीक है, 38वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में होता है और 49वीं समांतर रेखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। तो ये हमारा पहला सेट कंप्लीट होता है। ठीक है, शिफ्ट नंबर 2 का और हमारा पहला सेट। चलिए अब सेट नंबर सेकेंड देखते हैं। ठीक है, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे? 35 क्वेश्चन। जो सेट नंबर 2 है उसमें 28-29 क्वेश्चन के करीब में है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? तो देखिए, यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो कौन सा होता है? वो माइनस। और जो यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता रिसीवर जो होता है वो होता है AB प्लस। ठीक है, जो प्लस और माइनस का जो कंडीशन है वो कैसे लगता है? तो जो RH फैक्टर होता है उसके बेसिस पे लगता है। यदि RH फैक्टर मतलब RH जो प्रोटीन है, ठीक है, वो प्रोटीन यदि आपके शरीर में है तो आप पॉजिटिव हैं, यदि वो प्रोटीन आपके शरीर में नहीं है तो आप नेगेटिव हैं। ठीक, चलिए रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो कोशिका की खोज की थी। और कहाँ पे खोजा था ये कोशिका की खोज कहाँ पे किया था? तो पेड़ का जो छाल होता है वहाँ पे उसमें कोशिका का अध्ययन किया था पहली बार। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है थुम्बा। थुम्बा कहाँ पे है? तो ये जो है केरला तरफ है। ठीक है, और ये क्या है? थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन है, सैटेलाइट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। तो पूछा जा रहा है कि ये एक रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर इसको क्यों बनाया गया है, उसका क्या कारण है? हम जानते हैं कि जितने भी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो होते हैं वो इक्वेटोरियल लाइन 0 डिग्री के काफ़ी नज़दीक होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो इक्वेटोरियल लाइन के पास से रॉकेट या सैटेलाइट को रॉकेट को लॉन्च करने में काफ़ी कम फोर्स को क्या करना पड़ता है? ओवरकम करता है। और रोटेशन ऑफ अर्थ जो होता है वो रॉकेट के लॉन्चिंग में हेल्प भी करता है। तो इक्वेटोरियल जो इलेक्ट्रोजेट्स होते हैं वही कारण है जिसके कारण थुम्बा को एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया है, इक्वेटोरियल लाइन के काफ़ी ज़्यादा पास में है। पीत जिसको हम बाइल कहते हैं, ठीक है, द्वारा क्या स्रावित होता है? तो पीत के द्वारा क्या स्रावित होता है?
या नहीं, वो ऐसे है, पीत कहाँ से स्रावित होता है, तो पिताशय से स्रावित होता है। ठीक है, बाइल जूस जो होता है वो बाइल डक्ट से, ये पिताशय से स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन, नेत्र लेंस का नेत्र लेंस का अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन जो होता है, मतलब यदि जो आई लेंस होता है वो ज़्यादा यदि टेढ़ा हो जाए या कर्व शेप ले ले तो उसके कारण क्या हो जाएगा, जैसे देखो क्या होता है, जैसे ये हमारा लेंस है, आई लेंस होता है, यदि ये बहुत ज़्यादा कर्व बड़े हो जाएगा, ठीक है, यदि ये इसका मतलब वक्रता जो होगा बढ़ जाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसका घट जाएगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जब घट जाएगा तो जो पावर होता है वो क्या होता है, 1/f होता है। अब जब पावर 1/f हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि इसका जो पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो जो दूर से रेडियस जो रेज आएंगी उसको कॉन्सेंट्रेट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और जो इमेज हो जाएगा वो रेटिना पे बनने के बजाय उसके पीछे बनेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष डेवलप हो जाएगा, यदि मतलब इसका लेंस की जो वक्रता या टेढ़ापन बढ़ जाएगा तो निकट दृष्टि दोष क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, निकट दृष्टि दोष का ये कारण बनेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, वेब ब्राउज़र की हम बात कर रहे हैं, तो वेब ब्राउज़र इसमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो बताइए, जो गूगल क्रोम होता है, ठीक है, गूगल क्रोम जो है वो हमारा वेब ब्राउज़र है। सफारी, लेकिन गूगल जो है वो वेब ब्राउज़र नहीं बल्कि सर्च इंजन है। सफारी जो है ये वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, ओपेरा भी क्या है, वेब ब्राउज़र है, लेकिन जो गूगल है वो गूगल जो है सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउज़र है। चलिए नेक्स्ट, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चूना का जो पानी होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOH का होल 2, इसको हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं इसको। ठीक है, स्लैक लाइम, और जो Ca वो होता है इसको हम कहते हैं क्विक लाइम। ठीक है, चलिए ये था साइंस का सवाल, शिफ्ट जो थर्ड में पूछा गया था। अब है समान अध्ययन से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो देखिए क्या है, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया, तो जो सांची का स्तूप है उसको विश्व धरोहर की सूची में, जैसे यूनेस्को में वर्ल्ड जो यूनेस्को में है, इंडिया के कितने वर्ल्ड हेरिटेज स्थल शामिल हैं, तो अभी टोटल जो है 40 हैं। रामप्पा मंदिर और धौलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता कालीन एक जो स्थल है, क्या नाम है, धौलावीरा, इसको फिलहाल वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है 39वां और 40वां के रूप में। ठीक है, तो इसमें जो सांची स्तूप है इसको कब शामिल किया गया था, तो 1989 में, और सांची का स्तूप कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है, तो सबसे सफल जो सहकारी कृषि है वो आप लोग को याद रहना चाहिए, वो है डेनमार्क। ठीक है, तो किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है, वो है डेनमार्क, डेनमार्क आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है HTTP, जितने भी वेब पेजेज होते हैं वो कौन से लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, मतलब कौन से प्रोटोकॉल का फॉलो किया जाता है, वो हाइपर टेक्स्ट HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, और जो वेब पेजेस लिखे जाते हैं कौन से लैंग्वेज में, HTML लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ठीक है, जो वेबसाइट्स होते हैं उसमें वेब पेजेस हम लोग देखते हैं ना, तो कौन से लैंग्वेज में लिखा जाता है, HTML। और वहाँ पे जो वेब ब्राउज़र होते हैं कौन से प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल। तो HTTP का फुल फॉर्म हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था, तो सबसे पहले जो स्वराज शब्द का उपयोग किया था वो किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। कब, 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने, उसी में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का उपयोग किया था। नेक्स्ट सवाल है, पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, तो बताइए, पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके के द्वारा एक बुक लिखा गया था, उस बुक का नाम क्या है, तो उस बुक का नाम है फर्दर एक्सकैवेशंस एट मोहनजोदड़ो। ठीक है, फर्दर एक्सकैवेशन एट मोहनजोदड़ो, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया था, अर्नेस्ट मैके के द्वारा लिखा गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अर्नेस्ट मैके के द्वारा फर्दर एक्सकैवेशंस एट मोहनजोदड़ो।
ये बुक लिखा गया था। जापान में क्या सवाल है, तो जापान के राष्ट्र हाँ, तो जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्यिक युग को किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए इसका बताइए, चलिए देखते हैं ऑप्शन हम। तो अभी हम जानते हैं कि जापान का जो राजा है उन्होंने गद्दी को छोड़ दिया है, और उसके गद्दी के छोड़ने के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। उस युग को हम कहते हैं क्या? उस युग को कहते हैं रीवा युग। क्या कहते हैं? रीवा युग कहते हैं। याद रखिएगा कि अकिहितो जो जापान के राजा हैं, उन्होंने जब गद्दी छोड़ी तो कौन सा युग का शुरुआत होता है? रीवा युग का शुरुआत होता है। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? तो भारत की जो पहली सुपरफास्ट ट्रेन है उसका नाम है डेक्कन क्वीन। क्या नाम है? डेक्कन क्वीन। भारत की पहली जो सुपरफास्ट ट्रेन है उसका नाम है डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया? एक प्रसिद्ध लेखिका हैं, उन्होंने एक उपनाम लिया, कौन सा? माधवी कुट्टी। उस लेखिका का नाम क्या है? तो उस लेखिका का नाम है कमला दास। क्या नाम है? कमला दास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन हैं? सांसद आदर्श ग्राम योजना के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो कौन हैं? ये जैसे योजना भी किनके द्वारा शुरू किया गया था, सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो ये काफ़ी पहले शुरू हुआ था, जिसमें हर एक सांसद क्या करेंगे, एक गांव को क्या लेंगे, गोद लेंगे और उसको डेवलप करने की कोशिश, उसको डेवलप करेंगे, उसका विकास करेंगे। तो इसके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो कौन हैं? तो इसके प्रेरणा स्रोत हैं गांधी जी, महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि जो भारत की आत्मा है वो गाँवों में बसती है, तो गाँवों का विकास यदि होगा तभी देश का विकास होगा। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो जो स्थानीय सरकार होता है उस टर्म का सृजन का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाता है। लॉर्ड रिपन के पहले कौन थे? गवर्नर जनरल या वायसराय? तो लॉर्ड लिटन थे जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन जो है वो स्थानीय स्वशासन जो टर्म है इन्होंने ही शुरू किया था। और सबसे पहला जो स्थानीय मतलब सरकार या स्थानीय स्वशासी शासन कहाँ पे शुरू किया गया था? तो मद्रास में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है रूर क्षेत्र। जैसे भारत का रूर क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो दामोदर घाटी को या झारखंड को कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे रूर क्षेत्र जो है कहाँ है? जर्मनी में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, इसको काला प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, तो उस रूर क्षेत्र की तुलना जो है भारत के धनबाद वाले क्षेत्र में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोयला जो होता है ये वहीं पे पाया जाता है, दामोदर घाटी के दामोदर घाटी में। ठीक है, तो चलिए इसका सही ऑप्शन आंसर क्या हो गया? जर्मनी। रूर क्षेत्र कहाँ पे है? जर्मनी में है। नेक्स्ट सवाल है, जीएसटी किस तरह का कर है? तो बताइए कौन सा कर है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो इनडायरेक्ट टैक्स है ये। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणाएं किस देश से ली गई है? तो बताइए, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणाएं हैं प्रस्तावना में जो है, ये टर्म कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट वाला है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? 1857 के विद्रोह के टाइम में क्या हुआ था कि भारत में ब्रिटिश महिलाओं को एक पेंटिंग समर्पित किया गया था। क्या नाम था? इन मेमोरियम। और वो जो पेंटिंग है वो किसने बनाई थी? तो याद रखिएगा, वो जो पेंटिंग है बनाई गई थी ऑप्शन नंबर डी। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ नोएल पैटन। किसके द्वारा बनाई गई थी? जोसेफ नोएल पैटन के द्वारा ये पेंटिंग प्रदान की गई थी। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है, हम जानते हैं कि इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर बनता है वो किनके द्वारा बनाया जाता है? सीडेक के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में है, और यही सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। तो पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारत का संविधान
दिवस किस तिथि को मनाया जाता है या कब मनाया जाता है? तो हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था, और कुछ आर्टिकल जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, लेकिन जो कंप्लीट जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो हम जो संविधान दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ए वो हयूम। और फिरोज शाह मेहता के बारे में आप लोग याद रखिएगा, वो ये फिरोज शाह मेहता के द्वारा एक संस्था का स्थापना किया गया था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो कि 1885 में ही इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो, जैसे हम K2 की बात करें तो K2 जो है अभी POK में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, और चूंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे अभी पूरा हमारा हक मतलब पूरा अधिकार हमारा है नहीं, ठीक है, तो K2 को भारत की सबसे ऊंची चोटी हम नहीं मानते हैं। हमारी जो पूरी तरह से भारत में है वो है कंचनजंगा जो चोटी है, ठीक है। तो ये जो कंचनजंगा है कहाँ पे है? ये सिक्किम में, और कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित रिजर्व है? तो टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें बताइए। तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो भारत का एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, और इंडिया का ये पहला टाइगर रिजर्व है। इसको पहले शुरू में इसको जब इस्टेब्लिश किया गया था तो हेली नेशनल पार्क के नाम से इसको इस्टेब्लिश किया गया था, बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। अब है चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था, किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 जो है वो GSLV MK3 M1 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये हमारा सेट 3 जो 29 दिसंबर 2020 को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो पहला शिफ्ट का क्वेश्चन हमने देखा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर से हम कल 2 नेक्स्ट शिफ्ट के जो पेपर हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो हमने शुरू किया है आप लोगों को पसंद आएगा, और आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी और NTPC में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी होगा। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।